ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि हमने कहा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेट की वजह से क्या होता है कि वो यूजुअली फर्म को बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो दोनों साइड को, कंज्यूमर साइड को भी और प्रोड्यूसर साइड को भी, दोनों को बेसिकली बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, दोनों को बेसिकली क्या हो रहा होता है, दोनों को बेसिकली बेनिफिट दे रहा होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि माशाल्लाह से उन्होंने असाइनमेंट जो है वो जमा नहीं करवाए हुए। ठीक है, तो क्या आई था थिंक आपने? वो लोग नॉन सीरियस एटीट्यूड है जिनका, जिन्होंने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए हुए, या हो सकता है कि उन लोगों ने, क्योंकि गुमान नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि उन्होंने ट्राई की हो असाइनमेंट की, नहीं अपलोड हो गया हो, बाद में उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई हो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वंस यू हैव सबमिट योर असाइनमेंट, तो उसको रीचेक कर लें। ठीक है, उसको दोबारा जाके रीचेक कर लिया करें, यानी कि 1-2 घंटे के बाद उसको रीचेक कर लिया करें कि वो सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कुछ असाइनमेंट्स हैं जो कि थ्योरी ऑफ कंजम्पशन के, वो सबमिट नहीं हुए थे, वो मेरे पास, वो उनके नाम मेरे पास नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैं चेक कर रहा था कॉपीज। तो वो उनकी, मुझे असाइनमेंट उनकी मुझे मिले नहीं है। ठीक है, और ना ही उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है कि हमारा असाइनमेंट मिस हो गया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आई थिंक मोर देन 6 स्टूडेंट हैं। ठीक है, या वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मुझे वो क्लास में तो नज़र आते हैं आए हुए हैं, लेकिन वो असाइनमेंट जमा नहीं कर रहे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो क्या चाह क्या रहे हैं। ठीक है, हाँ तो सर, मैंने वो वार्निंग भी दी थी, लिस्ट जो नहीं थे। नहीं, वो बाद में, तो अब मैं तो बार बार आपके पीछे नहीं भाग सकता ना। ठीक है, तो अब लास्ट के डेज हैं, अब वो नहीं सबमिट कर रहे, तो डेफिनेटली वो उन्होंने अपने मार्क्स जो है लूज कर देंगे। बाद स्टूडेंट होते हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि हमारा ये मिस हो गया था, लॉगिन नहीं आया था, एक्स वाई जी एक्सक्यूज करते हैं। समझ में आता है कि वो इंटरेस्टेड तो है एटलीस्ट। ठीक है, जो नहीं कर रहे उनके क्या समझा जाए उनको। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में आते हैं लेकिन असाइनमेंट जमा नहीं करते, क्विज नहीं देते। तो आई डोंट नो कि क्या है उनका ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? ठीक है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंज्यूमर सरप्लस भी था। ठीक है, सेकंड है कि डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जो वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता है, कंज्यूमर कंज्यूमर जो है वो डिस्क्रिमिनेट करता है। इसकी भी एग्जांपल बहुत अच्छी है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने जो डिस्कस किया था ना, ये यूनिट्स क्या करता है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं एयर ट्रैवल की। फॉर एग्जांपल, जब आप कहीं एयरलाइन से ट्रैवल करते हो, तो आप ये देखो कि अगर आप अ डे बिफोर, यानी कि आपने प्लान किया हुआ है कल जाना है आपको, और आप आज जाके टिकट जाके परचेज करते हो, तो आपको जो टिकट है, या आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाता है। ठीक है, तो आपको जो टिकट मिलता है, ठीक है, जो आपको एयरलाइन आपको देती है, इमरजेंसी का जो चार्ज करती है, वो क्या कर रही होती है, वो क्वाइट एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, वो क्या चार्ज करती है, बहुत एक्सपेंसिव अमाउंट जो है वो चार्ज करती है आपसे। यानी कि कल आपको इमरजेंसी में, या आज आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए, तो एयरलाइन आपसे क्या करती है, बहुत इमरजेंसी, बहुत एक्सट्रीम रेट के ऊपर वो चार्ज करती है। लेकिन अगर आप ये देखो कि वही टिकट उसी एयरलाइन का, अगर आपने बिफोर 90 डेज या बिफोर 45 डेज आप बुक करवाओगे, तो वही टिकट जो है आपको बहुत कम पैसों में मिल जाएगा। यानी कि एयरलाइन आपको क्या कर रही है, एयरलाइन बेसिकली इंसेंटिव देती है। इंसेंटिव का मतलब क्या है, कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है। क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है, कि अगर आप टिकट हमसे पहले बुक करवाओगे, अगर टिकट हमसे पहले बुक करवाओगे, तो क्या हो जाएगा, हम आपको डिस्काउंट ऑफर करें। हम आपको क्या करेंगे, हम आपको डिस्काउंट ऑफर करें। ठीक है, वो डिस्काउंट क्या होगा, वो डिस्काउंट जाहिर सी बात है कि वो डिस्काउंट क्या हो रहा होता है, वो प्रॉफिट कम है। उससे उससे क्या हो सकता है कि फर्म का प्रॉफिट कम हो। ठीक है, प्राइस जब वो कम चार्ज कर रहा है, तो प्रॉफिट हो सकता है कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बेसिकली फर्म क्या कर रही होती है, अब देखो एयरलाइन जो इंडस्ट्री है, उसकी जो टिकटिंग है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रही है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल प्लेन खाली जा रहा है,
तो टिकट की जो अमाउंट आती है, पाकिस्तान में तो ये नहीं इतना ज़्यादा होता क्योंकि ये मैनुअली कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप किसी किसी डेवलप कंट्रीज में या किसी इंटरनेशनल एयरलाइन की आप टिकट्स परचेज करना चाहोगे तो वो प्योरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रही होती है। जहाज खाली है, वो जहाज खाली है तो उसका टिकट यूजुअली अगर 15,000 का है, क्योंकि जहाज फ्लाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूजुअली उनके पास कार्गो बुक हुआ हुआ होता है, उस कार्गो को उनको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाना है। अब देखो कि वो क्या कर रहे हैं कि वो आपको, आवाम को या कंज्यूमर को अपने वो इंसेंटिव देंगे। वो इंसेंटिव किस चीज़ का देते हैं? वो इंसेंटिव देते हैं कि फॉर एग्जांपल वो आपसे कहते हैं कि आप टिकट बुक करवा लो, ठीक है, कब का, 1 हफ्ते बाद का या 2 हफ्ते बाद का, ठीक है, हम आपको क्या अपॉर्चुनिटी देंगे, हम आपको 50% डिस्काउंट दें। क्लियर? वो 50% डिस्काउंट कब तक होगा? वो 50% डिस्काउंट जब तक डिस्प्ले हो रहा है, जब तक उनके 10% ऑफ दी जो एयरक्राफ्ट की सीट्स हैं बुक नहीं हो जाती। जैसे ही सीट्स 10% जो एयरक्राफ्ट की सीट्स हैं बुक हो जाएंगी, वो क्या हो जाएगा, प्राइस जो है अगेन जो है वो अपनी जो डिस्क्रिमिनेट कर देगा और डिस्काउंट को मिनिमाइज कर देगा। यानी कि डिस्काउंट पहले 50% था, अब 40% हो गया। वो अपनी सीट को फुल करते हैं और एंड के डेज में आगे क्या हो जाता है, फुल सीट, फुल प्राइस के अंदर जो है, या प्राइस जो है वो मैक्सिमम प्राइस के ऊपर जो है उसको उसको सोल्ड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखो कि एक हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का हमारे पास कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि आप जिस तरीके से आप आउटपुट को बढ़ाते हो, आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाती है। क्लियर? ठीक है। तो फिर हमारे पास एयरलाइन इंडस्ट्री, जब लास्ट डे आप सीट लेने जाते हो, ठीक है, जब लास्ट डे सीट लेने जाते हो पाकिस्तान के अंदर, फिर वो एक्सपेंसिव क्यों देते हैं? फिर वो इतना एक्सपेंसिव क्यों देते हैं? लेकिन अगर आप किसी से पूछो कि फॉर एग्जांपल क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं वो ये रिस्क लेते हैं बहुत ज़्यादा, वो पहले से प्लान नहीं करते, जिनकी एक सीट्स होती हैं वो कभी प्लान नहीं करते आने का। वो क्या करते हैं कि जब उनको जाना होता है, फॉर एग्जांपल यूजुअली आप स्पेशली, ठीक है, किसी से पूछोगे कि कब आ रहे हो, उसने कहा नहीं यार, जब मूड होगा मैं एयरपोर्ट पे चला जाऊंगा, जो फ्लाइट अवेलेबल होगी, जिसका टिकट जो है मुझे चीप पड़ रहा होगा वो मैं परचेज कर लूंगा। क्योंकि बाहर जो इंडस्ट्रीज है वो किस तरह कर रही हैं कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे फ्लाइट जाने वाली है, फ्लाइट जाने में 2 घंटे रह गए, ठीक है, वो आपसे कहता है कि अगर 600 पाउंड का टिकट है, वो आपसे कहता है ठीक है, उसको पता है कि ये कस्टमर जो है मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि 600 का मैंने सोल्ड आउट किया है, ठीक है, वो टिकट जो है वो उसको 400 का सोल्ड आउट करने की, फ्लाइट जाने में 1 घंटा रह गया है, ठीक है, उसको 400 ऑफर करता है, अगर उसको जाना होगा तो वो चला जाए। क्लियर? ये कब होता है? कि जब जहाज में सीटें ज्यादा खाली हों। लेकिन फॉर एग्जांपल सम टाइम ऐसा भी होता है कि जहाज में एक सीट खाली है और 10 लोग खड़े हुए हैं टिकट परचेज करने के लिए, तो एयरलाइन क्या करती है, एयरलाइन ऑटोमेटिक अपने जो प्राइजेस हैं वो क्या करती है, वो इंक्रीज करती है। 600 का हुआ है वो क्या ले जाती है, वो उसको 1000 रुपीज का ले जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बेसिकली ये प्राइस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की तरफ है। जो एग्जाम्पल है ये किसकी है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रही होती है कि ये सिचुएशन टू सिचुएशन जो है ये क्या हो रही होती है, ये वेरी कर रही है। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा ये कंज्यूमर सरप्लस था, ये उसका ये प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो कम है। यही वही एग्जांपल मैंने आपको बताई कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है, जब ये आइडियाज 157 कौन है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये हमारे पास ये हमारे पास बेसिकली हमने अगर 1400 का था, ठीक है, 1400 की टिकट की प्राइस थी, अगर हम उसको रिड्यूस करते हैं, जब हम देखते हैं कि कोई ग्रुप आ रहा है, कोई फॉर एग्जांपल यूजुअली एयरलाइन क्या करती है कि वो कहती है कि जो स्टूडेंट जो है वो स्टडी टूर पे जाना चाहते हैं, अगर वो ग्रुप के फॉर्म में आएंगे 10 to 15 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, तो हम उसके लिए डिस्काउंट ऑफर करती है। वो बेसिकली डिस्काउंट जो होता है वो रिफ्लेक्ट क्या कर रहा होता है, वो रिफ्लेक्ट यही कर रहा होता है कि बेसिकली एट अ टाइम, यानी कि एक ही वक्त में उनकी जो है मोर देन 8 to 10 सीट्स जो है वो कवर हो जाएंगी। क्लियर? तो वो उस पे वो क्या कर रही होती है, वो उस पे उनको
डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर रही होती है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। देखो ये प्राइस, ये वही एग्जांपल है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है, जिस तरह वो काम करता है। ये परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है कि जहाँ पे हर यूनिट के ऊपर वो अपने जो है वो डिक्रीज करते हैं। ये भी वही एग्जांपल उसी तरह वो क्या हुआ है, जिस तरह आउटपुट इंक्रीज होगा प्राइस को हर उसके ऊपर जो है वो रिड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, ये एग्जांपल है, ठीक है। एफिशिएंसी देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा मोनोपोली का जो चैप्टर है, ठीक है, ये खत्म हो गया है तकरीबन। इनको पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अच्छा, एक दफ़ा अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, एक दफ़ा अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि अगर हम मोनोपोली स्टेज के अंदर हैं तो मोनोपोली स्टेज के अंदर हम किस तरह हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर एक दफ़ा आप ये देख लेते हो कि चीज़ें किस तरह हो रही हैं, ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम जो है होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना है कि परफेक्ट कंपटीशन है तो उसका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, उसकी जो आउटपुट है वो किस तरीके से हम वो हमारे पास किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेन इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ठीक है, मेन जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली होती है, ठीक है। हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली होती है, ठीक है। इसका जो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का जो क्विज है, आई थिंक हमारी लास्ट डेट है 31 मई ना। तो 31 मई के बाद जो क्लास होगी हमारे पास, ठीक है, वो क्लास हमारे पास जब 31 मई के बाद जो क्लास होगी, 31 मई है संडे को, ट्यूसडे को, सेकंड सेकंड जून को, 2 जून को या 4 जून को हम क्या कर लेंगे, 2 जून को या 4 जून को जो हमारी क्लास होगी उनमें से किसी दिन, ठीक है, हम परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली का क्विज जो है वो रखेंगे, ठीक है। और जो असाइनमेंट होगा आपके पास, लास्ट असाइनमेंट जो होगा वो हमारा जो पूरा मार्केट का चैप्टर है वो उस पर कंसिस्ट करेगा, ठीक है। उसके ऊपर सारी चीज़ें होंगी, तो वो आपका जो सर लास्ट क्लास दोबारा है। बोलिएगा, आवाज नहीं, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थी से। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो क्विज है वो 2 एंड 4 जून में से, 2 और 4 जून में से किसी दिन हम कंडक्ट कर लेंगे। टॉपिक होगा परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। क्लियर। जो आपका असाइनमेंट, लास्ट असाइनमेंट होगा, इट कंसिस्ट ऑफ 4 टॉपिक्स: मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड द गेम थ्योरी, ठीक है। तो इन 5 टॉपिक में से आपके पास ये होगा, ठीक है। मैं ये आपको समझा रहा था कि जो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, यही मेन कॉन्सेप्ट है आपके पास। अगर ये आपने समझ लिए तो आगे जो टॉपिक है वो कुछ भी नहीं है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उन दोनों टॉपिक्स में है कि एफिशिएंसी क्या होगी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी तो एफिशिएंसी क्या होगी, ब्रांड सीकिंग होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। क्लियर। इसके बाद अगर आपने आगे मोनोपोली की तरफ, मोनोपोलिस्टिक की तरफ जाते हो तो मोनोपोलिस्टिक टोटली डिफरेंट है, ओलिगोपोली टोटली डिफरेंट है, गेम थ्योरी एक न्यू टॉपिक है, ठीक है। ये हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि हमारा जो कोर्स है वो एटलीस्ट मैक्सिमम 95% जो है हमने उसको कवर हम कर चुके हैं, 95% हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आप लोग इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें, किस तरीके से होता है, किस तरह डिफरेंशिएट हो रहा होता है, क्योंकि मेन जो टॉपिक्स थे वो परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली के थे, ठीक है। वो परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली के थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, थर्ड टॉपिक है विच इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब आप यहाँ पे देखो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन
यहाँ पे अगर हम अपने इंट्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर जाते हो तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म, ठीक है, ईच फर्म प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बोला है कि फर्म्स तो होंगी लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता था, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम कहते थे कि फर्म जो है वो बेसिकली होमोजेनियस गुड होती थी, सिमिलर गुड होती थी। यहाँ पे क्या होगा, कहता है कि परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही होगा, लेकिन फर्म आपस में जो प्रोड्यूस कर रही होंगी वो क्या प्रोड्यूस कर रही होंगी, वो डिफरेंशिएटेड गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। क्लियर? सेकंड, फर्म compete करेगी डिफरेंशिएटेड होने के बावजूद, वो compete करेगी प्राइस पे, वो compete करेगी आपके पास क्वालिटी के ऊपर और मार्केटिंग। यानी कि देखो कि यहाँ जो फर्म है, ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी समझाता हूँ कि उन तीन चीज़ों पे कर रही होती है कि वो अपने आप को डिफरेंशिएटेड तो उन्होंने बना लिया होता है, ठीक है, उन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएटेड तो बना लिया होता है, लेकिन वो ये देखते हैं कि वो जो एडवर्टाइजमेंट वो कर रहा है, क्लियर, वो जो मार्केटिंग कर रहा है वो कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है कंज्यूमर प्रेफरेंस के चेंज होने के लिए। अब ये नोट करना कि हमारे पास जो मार्केटिंग होती है, ये एडवर्टाइजमेंट होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। एक होती है इंफॉर्मेशनल। अब इंफॉर्मेशनल क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान रेलवे ने अपनी मार्केटिंग की है, नहीं। पाकिस्तान रेलवे ने एडवर्टाइज दिया हो, ईद पे कभी आ जाता है अखबार के अंदर, ठीक है, या कोई उन्होंने ईद मुबारक कुछ उन्होंने कह दिया, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है कि आजकल तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, पहले हमारे पास प्रिंट मीडिया था। प्रिंट मीडिया के अंदर आप ये देखो कि ईद पे जो न्यूज़पेपर आएगा, उस पे देखो न्यूज़पेपर के अंदर ईद वाले दिन जो न्यूज़पेपर इशू होता है उसके अंदर ज्यादातर एडवर्टीजमेंट होते हैं और वो इंफॉर्मेशनल एडवर्टीजमेंट होता है। यानी कि उस शॉप वाले ने फॉर एग्जांपल, आपने उस फॉर एग्जांपल एक कोई छोटा बिजनेस है, उसने ईद मुबारक कहा हुआ, ईद मुबारक कोई कहा हुआ है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वो ईद मुबारक कहने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आई एम स्टिल इन द बिजनेस। वो इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है कि आई एम स्टिल इन द बिजनेस। वो उसको जरूरत नहीं है वो एडवर्टीजमेंट करने की, ठीक है, उसको अपनी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के उसको जरूरत नहीं है। एडवर्टीजमेंट कहाँ की जाती है कि जहाँ पे मोर देन 2 and 3 प्रोडक्ट जो है वो आपस में compete कर रहे हैं, वो आपस में compete कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि हमारे पास सर्फ एक्सेल एंड हम एरियल की बात कर लेते हैं, हम सेलुलर कंपनीज की बात कर लेते हैं। अब वहाँ पे देखो कि वो एडवर्टीजमेंट अगर कर रही हैं तो वो एडवर्टीजमेंट इंफॉर्मेशनल नहीं होता। वो जो एडवर्टीजमेंट है उनका, वो एडवर्टीजमेंट जो है वो बेसिकली वो क्या हो रहा है, वो आपकी प्रेफरेंस को चेंज करने के लिए होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर तो मेरे पास कोई ऐड टीवी में चल रहा है और उस एडवर्टीजमेंट की वजह से मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाऊं कि इस दफ़ा क्यों नहीं कि हम घर में एरियल की बजाय सर्फ एक्सेल ले आए, ठीक है, या कोई टूथपेस्ट चेंज करके देखें या अपना सोप चेंज करके देखें, तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या हो रहा है कि बेसिकली क्या है कि वो ऐड जो है वो सक्सेसफुल, वो ऐड क्या है, उस ऐड ने क्या किया हुआ है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, वो ऐड क्या कर रहे हैं, आपकी कंज्यूमर प्रेफरेंस को चेंज कर रहा है। क्लियर है? वो ऐड क्या कर रहा है, वो ऐड सक्सेसफुल हो रहा है आपकी कंज्यूमर प्रेफरेंस। क्योंकि जब मोनोपोलिस्टिक का नाम आ जाता है तो दो चीजों का कॉन्सेप्ट जहन में रहना चाहिए। एक है डिफरेंट गुड्स, यानी कि डिफरेंट गुड्स, एक गुड्स को दूसरी गुड्स से डिफरेंट होती है, और वो डिफरेंट कैसे बनाती है, वो डिफरेंट बना रही होती है बाय यूजिंग द मार्केटिंग टेक्निक्स। क्लियर? इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं, या फ्री टू एंटर एंड फ्री टू एग्जिट। क्यों फ्री टू एंटर? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएटेड गुड्स है, सब गुड्स को पता है कि ये गुड्स मार्केट में चल रही है, ठीक है,
तो हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान के अंदर आप देखोगे कि ये हमेशा पूरे पाकिस्तान की जो मार्केट है, हो सकता है वो सिमिलर गुड ही हो, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, इसको डिफरेंशिएटेड गुड्स में कन्वर्ट कर लिया है। वो कामयाब हो चुके हैं डिफरेंशिएटेड गुड्स में कन्वर्ट करने पे। आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये होता है कि कोई भी शॉप पे आप जाते हो, कहीं भी आप जाते हो, तो वो शॉप वाला जो प्रीवियस शॉप में आप बताते हो कि फॉर एग्जांपल वहाँ तो मुझे प्राइस इतने रुपीस की मिली है, तो वो आपको फौरन बोलता है कि सर मैडम उस प्राइस में आपको मिल जाएगी, लेकिन ये क्वालिटी वो नहीं मिलेगी आपको, इसलिए कि वो आपके दिमाग से खेल रहा है, वो आपकी प्रेफरेंस से खेल रहा है। अगर आप वहाँ पे जिद करते हो कि नहीं नहीं मुझे तो बेसिकली हो सकता है कि क्वालिटी वो ना हो सकता है डिज़ाइन में फ़र्क कर लिया हो, ठीक है, वो बेसिकली उनको पता होता है कि उनको पता होता है कि जो इससे पहले वाली शॉप है उसके पास रेंज कितनी है, तो वो वाली रेंज नहीं रखता है, वो कोई और रेंज रखेगा। जब कोई और रेंज रखेगा तो ताकि उसको आसानी हो जाए अपने आप को डिफरेंशिएटेड गुड्स बनाने के लिए, ताकि वो अपनी जो प्राइजेस हैं वो क्या कर सके, प्राइजेस को इंक्रीज कर सके, प्राइजेस को क्या कर सके, प्राइजेस को इंक्रीज कर सके। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है लाभ। अब यहाँ पे जब हमने पहले पढ़ा कि लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म, जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म की तादाद, फर्म की जो क्वांटिटी होगी या नंबर ऑफ फर्म जो होंगी वो ज़्यादा होती हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि उस मार्केट के अंदर 4 फर्म जो हैं वो काम कर रही हैं, एक मार्केट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सेलुलर कंपनीज हैं, मोबाइल फोन की जो कंपनीज हैं वो 4 फर्म्स काम कर रही हैं, 4 है ना, जैज, यूफोन, टेलीनॉर एंड दी जोंग, 4 फर्म है। तो ऑन एवरेज, ठीक है, ऑन एवरेज हमारे जहन में तो यही आएगा कि हर फर्म के पास जो मार्केट में वो कंट्रीब्यूशन दे रही है, जो मार्केट में शेयर उसके पास होगा वो कितने परसेंट होगा, उसने कहा वो उसका जो परसेंटेज होगा वो 25% है। यानी कि कोई फर्म में डोमिनेंस नहीं हो रही होगी, कोई फर्म भी जो है वो डोमिनेंट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने कहा था कि मार्केट के अंदर सेलुलर फर्म में 5 फर्म थी, 2 फर्म आपस में क्या हो जाती हैं, 2 फर्म आपस में मर्ज हो जाती हैं। यानी कि इस वक्त जो हमारे पास करंट मार्केट की इस वक्त सिनेरियो है वो क्या है कि अगर हमारे पास मार्केट में 5 फर्म्स थी, जैस, टेलीनॉर, वारिद, यूफोन और जोंग, ठीक है, तो 2 फर्म आपस में मर्ज कर जाती हैं, 2 फर्म मर्ज करती हैं, यानी कि जोंग और सॉरी वारिद एंड जैज जो है आपस में मर्ज करती हैं। इट मींस कि हमारे पास जो इस वक्त जो कंडीशन है वो किसकी है कि जैज एंड वारिद के मर्ज होने की वजह से उसके पास जो कस्टमर चले गए हैं वो क्या चले गए हैं, कस्टमर चले गए हैं 40% कस्टमर उसके पास, मार्केट शेयर कितना हो गया, अगर इक्वली था तो उनका जो मार्केट शेयर हो गया है वो कितना हो गया वो हो गया है 40%, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हर फर्म का जो मार्केट शेयर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इसकी हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल एक और भी है। एक हमारे पास क्या है, हमारे पास जो बेवरेजेस इंडस्ट्री है उसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास 3 फर्म्स काम कर रही हैं, कोका कोला, पेप्सी एंड द मैरान बोटल्स, यानी कि पाकोला। हम ये बोलते हैं कि तीनों फर्म का जो मार्केट शेयर है वो क्या है, तीनों फर्म का जो मार्केट शेयर है वो इक्वल नहीं है। कोक एंड पेप्सी का हम कहते हैं 40% है, और जो मैरान बोटल्स है या पाकोला है उसका जो शेयर है वो लेस देन 40% है, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू दी देयर साइज वो काम कर रही होती है, इसमें जरूरी नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि कोई फर्म भी वो बेसिकली वो मार्केट शेयर में नहीं कर रही होती, ठीक। कलूजन जो है वो इम्पॉसिबल होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही होगा कि क्या होती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि एक फर्म दूसरी फर्म से वापस में Yes, क्या sir, कर रही पता होती है। है कि वो डिफरेंशिएट कर रही होती है। डिफरेंशिएट किस तरह कर रही होती है कि उसका
कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। जब मार्केट में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो उसकी जो डिमांड एंड सप्लाई और उसकी कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। फिर हमने कहा क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है, यानी कि क्वालिटी के ऊपर डिज़ाइन की रिलायबिलिटी, सेल्स सर्विस, बायर इजीनेस, एक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट, ये देखी जा रही होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोक एंड पेप्सी की बात कर रहे हैं तो कोक एंड पेप्सी ने क्या किया हुआ है, सो कॉल्ड, क्योंकि दोनों ये वो करते हैं कि दोनों के टेस्ट में फ़र्क है, दोनों मोनोपोलिस्टिक फॉर्म की तरफ है, ठीक है। तो सो कॉल्ड वो ये कहते हैं कि वो मोनोपोलिस्टिक है, लेकिन वो ओरिजिनली मोनोपोलिस्टिक होते नहीं है, वो ओलिगोपोली की तरफ लेके गए अपने आप को, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे पास इस वक्त जो बड़ी इंडस्ट्री है वो सारी ओलिगोपोली की तरफ लेके जा चुकी है अपने आप को, वो मोनोपोलिस्टिक की तरफ यहाँ से हट चुकी है, ठीक है। प्राइस डाउनवर्ड स्लोप होती है, मार्केटिंग के फायदे, पैकेजिंग वगैरह सारे बता रहे होते हैं। अब देखो मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइजमेंट जब आप कर रहे होते हो तो उसमें आप ये देखो कि पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है, पैकेजिंग का बहुत बड़ा एक रोल होता है। फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि इस वक्त आपको ये बात तो खैर पता ही होगी, ठीक है, कि हमारी जो इस वक्त जो जो कार्टन में मिल्क आता है, ठीक है, जिसे टेट्रा पैक मिल्क कहते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उनको डिक्लेयर कर दिया है कि ये मिल्क नहीं है, ये वाइटनर है, ये केमिकल से फॉर्मुलेट हुआ हुआ है, ठीक है, इसमें मिल्क का जो कंटेंट है ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, इसमें नहीं हुआ हुआ चीज़। तो उन्होंने जब मार्केट को अट्रैक्ट किया, जब मार्केट को अट्रैक्ट किया था तो किस तरह किया था कि फॉर एग्जांपल उनकी जो बेसिकली अट्रैक्शन थी वो क्या थी, वो उन्होंने कहा था कि ये मिल्क शॉप जो लोग हैं कि वो मिल्क टेट्रा पैक मिल्क लेंगे या ओपन मार्केट में जो मिल्क मिल रहा है। तो उन्होंने बेसिकली क्या डिफ्रेंशिएट किया, उन्होंने कहा अपनी पैकेजिंग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये पैक बीस में हम जर्म्स को कंटेन यहाँ नहीं जा रहा होता, ये बेनिफिट है इसका, एक्स वाई चीज़ों को प्रमोट किया, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली अगर आप देखते हो तो मिल्क नहीं है वो, ठीक है। ये तो आज आज साइंटिफिक रीजन से वो प्रूव हो रही है, ठीक है, आज साइंटिफिक रीजन से प्रूव हो रही है। लेकिन इसकी मार्केट तो 20-25 साल पहले जो ओपन मार्केट की थी वो उन्होंने कैप्चर कर ली थी। देखो किस तरह जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो बेसिकली कंज्यूमर के माइंड से खेलने का नाम है। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो कंज्यूमर के माइंड से खेलने में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आज हम बात करते हैं कि इस वक्त कोरोना हुआ हुआ है, अब ये देखो कि कोरोना हुआ हुआ है तो किस चीज़ की डिमांड बढ़ गई है, उन्होंने कहा मास्क की डिमांड बढ़ गई है, हमने कहा सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई। क्यों? हमारे दिमाग में ये टीवी पे दिखा दिखा के ये बात आ चुकी है कि हमें बाहर जाना है तो हमें टच करना है तो हमें आके सैनिटाइज करना है अपने हाथों। क्लियर? ये मार्केटिंग है। अगर फॉर एग्जांपल हम ये बोलते हैं कि टीवी पे नहीं दिखाता, आज कोरोना फॉर एग्जांपल जो आज आया है, अगर हम बात करते हैं स्पेनिश फ्लू की जो 90s अर्ली 90s के अंदर आया था, क्या उस वक्त टीवी था? क्या उस वक्त सारी चीज़ें थी? उस वक्त भी तो वबा फैली थी, 2 साल पूरी इकोनॉमी श्रिंक होकर रह गई थी, 2 साल इकोनॉमी हर मुल्क में ये चीज़ें फैल रही थी, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लोबल विलेज नहीं था तो इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता, सिर्फ यूरोप साइड पे स्प्रेड हो रहा था। लोग क्या हो गए थे, अपने घरों में रह गए थे, जिनको हो रहा था उनको पता चल रहा था। आज क्या है, आज हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है लॉकडाउन सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने टीवी पे इतनी मार्केटिंग किया, इतनी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, ठीक है, और एंड में आके जब उसका फ्रूट मिलने का टाइम था, यानी कि अगर हम ये ईद ये मजीद 15-20 डेज रिलैक्स होके अपने घरों के अंदर ये रह लेते तो हो सकता है कि हम अपने जो कोरोना डिजीज था इसको हैंडल कर सकते थे। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि अब हम कोरोना को हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बनता जा रहा है। अब ये खुद से ख़त्म होगा तो ये ख़त्म होगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान से कोरोना जो है जैसा कि WHO ने कहा है कि ख़त्म नहीं होगा, ये वाकई अब ये ख़त्म नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मोनोपोलिस्टिक ख़त्म करते हैं।